दूं, जिनकी छत्र छाया जयपुर में इस बानसूर का जो भी बच्चा जाता है, परम सम्मान्य डॉक्टर आर.के. गुर्जर साहब, उनको आमंत्रित करूंगा। वो इस गुर्जर समाज के बारे में, बच्चों के मोटिवेशन के बारे में, 4 दिन से हम लगातार इस प्रोग्राम के लिए नींद नहीं ले रहे, हमारी सोच के बारे में आप सबको अपने दिल का उद्गार प्रस्तुत करेंगे, अपनी बात बताएंगे। जोरदार ताली बजाएं आर.के. साहब के लिए। ये सब इनकी देन है। जज साहब, ये इतने अतिथि यहाँ बैठे हैं, हमारे छोटे से आग्रह पे आपके बीच में इन सबको लेके आए। पुणे बलदेव नारायण भगवान की। आदरणीय आर.के. गुर्जर साहब संबोधित करें। आदरणीय आर.के. गुर्जर। वैसे मेरे को स्वागत के लिए आना नहीं था, लेकिन वकील साहब ने कह दिया तो आ गया हूँ। माननीय जज साहब और पी.एस. वर्मा जी, ब्रह्म सिंह जी, भैरू सिंह जी और संपूर्ण मंच और नए ऑफिसर्स, मेरे को आज बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि मेरे क्षेत्र के अंदर आकर के मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे जो समाज के उत्थान की जो शुरुआत हो चुकी है वो निश्चित रूप से यहाँ देखी जा सकती है। कर्नल साहब पहुँचे नहीं हैं, आ जाते तो अच्छा रहता। उन्होंने समाज को आगे लाने का जो बिगुल बजाया है वो निश्चित रूप से बिगुल बज चुका है और गुर्जर समाज आगे आने लग गया है। वैसे कोई समाज, गुर्जर हो या रहबारी हो, चाहे यादव हो या ब्राह्मण हो, वो समाज अपने आप में पिछड़ा नहीं होता है। पिछड़ा होता है वहाँ का क्षेत्र, वहाँ के संसाधन, वहाँ की शैक्षणिक व्यवस्थाएं। वहाँ पर रहने वाले सब एक जैसे ही पिछड़े हो जाते हैं, लेकिन आप लोग ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। और मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आपका समाज पहले विश्व के अंदर माना जाना समाज था। ये अरावली पहाड़ियों से लेकर के आल्पस पर्वत तक फैला हुआ समाज था और पूरे विश्व में इनका साम्राज्य हुआ करता था। ये एक युग था जब ये गाय और भैंस लेकर के चरवाहे होते थे। तब क्या होता था कि आदमी को बाहुबल, आदिवासी लोगों को क्या चाहिए? बाहुबल। जिसके पास बाहुबल होता था वो सर्वमान्य व्यक्ति होता था, वो महान होता था। लेकिन बाद में जैसे जैसे कृषि का विस्तार हुआ तो लैंड की जरूरत पड़ गई। यानी गुर्जर पहले बाहुबल में तो राजा थे, फिर जब लैंड की जरूरत पड़ी, कृषि व्यवसाय हुआ, पशुपालन व्यवसाय हुआ, तो ऑटोमेटिक जमीन की जरूरत पड़ गई। तो ये देखा गया कि जिसके पास में जितनी जमीन होगी उतना ही बड़ा आदमी होगा। पहले क्या था, जिसके पास में बाहुबल था वो बड़ा आदमी होता था, फिर बाद में जिसके पास जमीन होती थी वो बड़ा आदमी होता था। इसलिए गुर्जर आपके सिरोही से लेकर के और सीकर तक अरावली के पहाड़ों में फैले हुए हैं और ये सारे जंगल इनके पास में उपलब्ध हैं। लेकिन अब स्थितियां बदल गई है, क्रांतिकारी युग आ गया है, इंडस्ट्रियलाइजेशन। मैं माफी चाहूंगा, प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर, माफी। हमारा फिर युग आता है। जेम्स वाट नाम का एक विद्वान हुआ यूरोप में और उसने जीवाश्म ईंधन यानी ये इंजन की क्रांति ला दी। तब जैसे ही इंजन की क्रांति आई तो आप पीछे हट गए, क्योंकि न तो आपका बाहुबल काम देता है और न जमीन काम देती है। यहाँ आ गया दिमाग और उस दिमाग के अंदर आप लोग पिछड़ गए और इस पिछड़ेपन की ये स्थिति हो गई कि आपका कोई एक तो कर्मचारी नहीं था। आज से 25 या 30 साल पहले केवल प्रोफेसर वर्मा जी एक राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हुआ करते थे। उसके बाद में 1980-81 में हम लोग गए और अभी भी मेरे को बड़ा आश्चर्य हो रहा है और बड़ा ही दयनीय स्थिति लग रही है कि आपके पास में सारा राजस्थान का गुर्जर समाज का जो प्रबुद्ध वर्ग है ये लोग हैं। जितने दिखाई दे रहे हैं 10, 15, 20 लोग और 15, 20 बच्चे आ गए हैं। ये आगे कमान संभालेंगे। लेकिन इतने बड़े समाज में इतने 4-5 ऑफिसर्स हैं और ये भी अब लगभग या तो रिटायर हो गए या रिटायर होने के कगार पर हैं। इसलिए नए लोगों को कार्य संभालना है।
तो जहां तक मेरा ये मानना है कि आपको शिक्षा में आगे आना होगा, क्योंकि अब हम ये स्थिति आ गई है कि न जमीन की जरूरत है, न बाहुबल की जरूरत है, अब दिमाग की जरूरत है। आगे संचार क्रांति और एआई टेक्निक्स आ रही हैं, यानी रोबोट बन गया है और संचार क्रांति आ गई है। उसके अंदर न तो आपकी खेती की जरूरत होगी और न ही पशुपालन की जरूरत होगी फ्यूचर में, क्योंकि आपका जो धंधा है वो गड़बड़ा चुका है। मेरा ये मानना है कि जो भैंस और गाय आप रख रहे हो, खेती जो कर रहे हो, इसमें आपके इतने लोगों को लगने की जरूरत नहीं है। यूरोप के अंदर तो दूध का जो व्यवसाय है लगभग बंद हो गया है, पशुपालन बंद हो गया है, क्योंकि ये मान रहे हैं कि जो गाय और भैंसों का, यूरोप के अंदर मैं जाता रहता हूँ, यूरोप गाय और भैंसों का दूध है वो बीमारी करता है, यानी जो गाय और भैंस की बीमारी है वो आदमियों में बीमारी आ जाती है, इसलिए वहाँ पर पशुपालन व्यवसाय दूध के लिए लगभग बंद होता जा रहा है। वो बात यहाँ पर भी आकर के रहेगी और हमारा पशुपालन व्यवसाय जो हमारा मूल धंधा है वो हम पिछड़ जाएंगे, क्योंकि कोई दूध को पिएगा ही नहीं। और दूध किससे बनने लग गया? सोयाबीन है, बिनोला है, या चने हैं, या मूंग है, इनसे दूध बनने लग गया है। तो हमारे इस धंधे को भी चैलेंज मिलने लग गया। और जो कृषि है, कृषि व्यवसाय, उसको भी चैलेंज मिलने लग गया। कल ही मैं कोई लैब के अंदर गया था डॉक्टर साहब, तो वहां पर मैंने देखा कि बिना मिट्टी और पानी के खाद्यान्न उत्पन्न होने लग गए हैं, यानी मिट्टी की भी जरूरत नहीं है और पानी की भी जरूरत नहीं है, और ये जो मजदूरी अपन कर रहे हैं इसकी भी जरूरत नहीं है। लैब के अंदर ऑटोमेटिक खाद्यान्न उत्पन्न होने लग गए हैं। ये आपके कृषि के ऊपर संकट आ गया है, इसलिए अब हमारे पास में मात्र बच्चों को पढ़ा लिखा करके दिमाग से एडवांस करना पड़ेगा। उसके लिए हम जी कैप वाले लोग, यानी गुजर कर्मचारी अधिकारी लोग मिलकर के प्रयास कर रहे हैं। जो भी बच्चा पढ़ना चाहता है, जिसके पास में पैसे का अभाव है और पढ़ने में मेरिटोरियस है, उस बच्चे को हम पढ़ाएंगे। और सारे कर्मचारियों ने 1 रुपया 1 दिन के हिसाब से इकट्ठे करने लग गए हैं। तो हमारे पास में 50,000 कर्मचारी राजस्थान में लगभग हैं। 1 दिन के अंदर 1 रुपया का हिसाब से 50,000 रुपये पर डे आ रहे हैं, और उन 50,000 रुपये का महीने के अंदर 15 लाख और 12 महीने में जोड़ लो तो पैसे की हमारे पास में कमी नहीं है, पैसे बच्चों के लिए आ जाएंगे। और जहाँ तक नौकरियों का सवाल है, यद्यपि नौकरियां हमारे समाज में नहीं थी, लेकिन जज साहब मैंने ये देखा है कि गुर्जर समाज में इतना उत्साह और जोश आ गया है कि ऐन कैन प्रकार नौकरी बच्चा लेना चाहता है। पिछले दिनों स्वीपर्स की 20,000 नौकरियां निकली, यानी झाड़ू लगाने वालों की। उसके अंदर लगभग हमारे 5,000 बच्चे और बच्चियां स्वीपर के अंदर आ गए। मैंने पूछा कि यार ये गुजर और झाड़ू लगाने का काम कब से करेंगे, कैसे करेंगे? तो मैं घूमने के लिए सुबह सुबह विधानसभा के पास में जा रहा था, 3-4 बच्चियां आई और मुंह के डांठा बांध रखा था और सलवार जम्फर पहन करके झाड़ू। मैंने कहा यार ये जमादार तो नहीं हो सकती हैं, ये कोई न कोई और कम्युनिटी की बच्ची है। मैं एक बार तो झिझका कि मैंने कहा भाई पूछूं जगह कौन है, लेकिन मैंने कहा बुरा मान जाएंगी लड़कियां हैं, लेकिन मैं रुक गया और मैंने बच्चियों से पूछा भाई तुम कौन सी कम्युनिटी की हो? उन्होंने मुंह उगाड़ा और बोल सर गुजर हैं हम। यानी गुजरों की बच्चियां झाड़ू निकालने के लिए भी तैयार, लेकिन नौकरी। मैंने कहा भाई तुम ये नौकरी क्यों कर रही हो झाड़ू की? आपके तो खेत है, भैंस है और गांव में कमाई है।
बोलो सर हम यहाँ पर नौकरी करेंगे और घर बनाएंगे जयपुर शहर में और अपने बच्चों को और अपने रिश्तेदारों को पढ़ाएंगे, ये उनका मानना था। तो पिछले दिनों जो ये परिवर्तन हुआ है ये निश्चित रूप से देखने लायक है। अभी जो आरएएस की पोस्ट निकली है, आज हम बात कर रहे थे जजों की, जज साहब हमारे पास में मात्र एक हैं, लेकिन अभी जो 150 नौकरियां निकली हैं उनमें लगभग हमारे 8-9 बच्चे आरजीएस बन जाएंगे अगली बार। आरएएस आईपीएस बनने में कोई हमारे पास में कमी नहीं रहेगी। हम किसी भी रूप में, मैं पढ़ा रहा हूँ राजस्थान विश्वविद्यालय में, मैं देखता हूँ कि जाटों के और मीणों की बजाय हमारे बच्चे कमजोर नहीं है, लेकिन वो नौकरी नहीं लगते थे। लेकिन जाटों का आरक्षण न होते हुए भी दिल्ली में अभी 85 आईएएस और आईपीएस बने हैं। ये पीछे वाली लाइन को मैं कह रहा हूँ कि दिल्ली में उनका ओबीसी का आरक्षण नहीं है, फिर भी वो 85 आईएएस आईपीएस बन गए, तो तुम लोग क्यों नहीं बन सकते हो? बन सकते हो अगर पढ़ोगे तो। और ये पढ़ाई शुरू हो गई है और मेरे को ये देखने को मिल रहा है कि अपने जो आइकॉन है एनलाइटेड होना चाहिए समाज, वो लोग बहुत कम हैं, क्योंकि हम लोग हैं, हमारे कारण से हम कुछ नहीं है, लेकिन समाज को लाइट मिलती है कि समाज के अंदर हम कहाँ बैठे हैं। हमारा आर.के. गुजर है, हमारा वी.एस. रादड़ा है, हमारा ब्रह्म सिंह जी है, हमारा सुमेर है, हमारा दामोदर है। तो इससे हमको क्या होता है कि लाइट मिलती है। तो समाज के अंदर अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो पढ़ लिख करके आगे आए और समाज को दिशाएं दे। जब तक समाज के अंदर एनलाइटेड नहीं होंगे, लोग बाग पढ़े लिखे नहीं होंगे, तो समाज को सही दिशा नहीं मिल पाएगी। आने वाला समय पैसे का समय नहीं है, जमीन का समय नहीं है, पशुपालन का समय नहीं है, केवल विद्युता का समय है। वो हम ये मान के चल रहे हैं कि आने वाले 5 साल के अंदर बहुत आगे आ जाएंगे और हमारे घर घर में ऑफिसर्स और कर्मचारी आ जाएंगे। फिर उसके बाद में प्राइवेट सेक्टर में हमारे लोग आ जाएंगे, फिर हमारे बिजनेस सेक्टर में हमारे लोग आ जाएंगे। ये 10 या 8 साल का हमारा प्लान है कि हम इस प्लान को किस तरह से आगे लेकर के आए। यही नहीं, मैं ये बात मान करके चलता हूँ आरक्षण में जो कुछ हुआ, जो हुआ या न हुआ, लेकिन कर्नल साहब को मैं एक बात में साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूँ। वो है नहीं, आ जाए तो बता दूंगा कि भाई उन्होंने गुर्जर की सोई हुई चेतना को जगा दिया है, यानी सोई हुई चेतना जग गई है और समाज आगे आ गया है। ये सबसे बड़ा कार्य होता है। आरक्षण मिलना बहुत बड़ा काम नहीं है, क्योंकि मैं ये मान करके चलता हूँ जो 5% आरक्षण मिला है उसमें कुछ दिन में ये हमको कम पड़ने लग जाएगा। पिछले दिनों जहाँ पर 20,000 पुलिस कर्मियों की नौकरी लगी, उसमें 40% गुजरों के सिपाही बने थे। अगर हमारा 5% मानेंगे तो 200 ही सिपाही बनते। हम नीचे की नौकरियों में कम हो जाएंगे, लेकिन ऊपर की नौकरियों में जो पीछे की साइड में बैठे हैं आपके, ये लोग ऑफिसर्स हमारे कम बन रहे थे। ऑफिसर्स अगर बनने लग जाएंगे, प्रोफेसर्स जब बनने लग जाएंगे, आईएएस जब बनने लग जाएंगे, तो समाज अपने आप उठ चल पड़ेगा। पढ़े लिखे होंगे तो आपकी आगे से आगे रास्ता दिखाने वाला मिल जाएगा। उदाहरण के तौर पर आपका आरक्षण आंदोलन था, उसके अंदर पढ़ा लिखा हमारा गुर्जर समाज आज से 20 साल पहले यानी 2007 में शुरू हुआ था, उस टाइम बिल्कुल नहीं थे। और हमारे को आप लोग फील्ड में जा करके और मार धाड़ करके फील्ड को तो जीत लेते थे, लेकिन टेबल के ऊपर जैसे ही आते थे वहां पर हार जाते थे। उसके पीछे मेन कारण क्या था कि हमारे पढ़े लिखे लोग टेबलों पर अफसरों से बात करने की स्थिति में नहीं किया। और आरक्षण में जब हमको ये लगा कि हमको आरक्षण नहीं मिल रहा है, पीलूपुरा में और पाटोली में हमारे गुर्जर मर गए और सारे के सारे रोडों पर पड़े हुए थे, लाश पड़ी हुई थी, उनको दफना नहीं रहे थे। गवर्नमेंट मीटिंगों पर मीटिंग कर रही थी और उसके बाद में चोपड़ा आयोग की रिपोर्ट बैठी और उस चोपड़ा आयोग में रिपोर्ट बनी और उस रिपोर्ट में ये कहा गया, जो रिपोर्ट पूरा
गुर्जर आरक्षण का आधार थी। उसके बाद में आईडीएस की रिपोर्ट बनी, उसके बाद में पीएस वर्मा जी बैठे, इनकी रिपोर्ट बनी। लेकिन चोपड़ा रिपोर्ट में जब हमको ये लगा कि गुर्जरों को आरक्षण नहीं मिलने जा रहा है, तो मैं, एक प्रोफेसर था उसमें अटल साहब, उनके पास में गया कमेटी में। मैंने कहा प्रोफेसर साहब, ये तो गुर्जरों के साथ बहुत बुरा हुआ रहा, आप आरक्षण नहीं देने जा रहे हो। बोलो भाई कितने? मैंने कहा साहब आप गुर्जरों के गांव में चलो, ये इनका जीवन बड़ा दीन शीर्ण और गरीब और बिल्कुल एकदम से निहायत है। तो बोला ठीक है, मेरे गुर्जरों को गांव में लेकर के चलो। तो मैं उनको गुर्जरों के गांव में आपके छींड में लेकर के गया। प्रोफेसर अटल साहब की गाड़ी 4 या 5 बजे जाकर के उस गांव में रुकी। वहां पर शकुंतला जी शायद बैठी हैं कि नहीं बैठी हैं, शकुंतला जी और धनसी रावत जी तो बोल ही रहे थे। इनको मैंने एडवांस भेज दिया, मैंने कहा व्यवस्था करो। तो ये व्यवस्था करने में लग गए। मैं गाड़ी लेकर प्रोफेसर साहब को वहां पहुंचा। मैंने कहा साहब, उसने देखा आषाढ़ का महीना था, भादो आषाढ़ में बकरियां मिंगण नहीं करती हैं, लेई करती हैं। तो खाट बिछी हुई थी, उन खाटों पर बकरियां बैठी थी और उन पर वो लेई कर रखी, वो बदबू मार रही, बदबू भी भय। फिर मैंने कहा प्रोफेसर साहब बैठो। बोले यार ऐसी गंदगी में मैं कहाँ बैठूंगा। मैंने कहा साहब ये लोग भी तो बैठते हैं। फिर बोला यार ये तो बैठने की जगह नहीं है। फिर एक माई को तैयार कर रखा था शकुंतला जी ने, वो लोटा लेकर के आई, अपना डिब्बा होता ना लैट्रिन जाने का गाँव में प्लास्टिक का, वो लेकर बोलो बाबा पानी पी ले वह। अरे बोला ऐसा गंदा पानी। मैंने कहा साहब ये बेचारे ऐसे ही पानी पीते हैं। फिर वो दामला का बास की तरफ बिजली कड़की। फिर बोली यार वहाँ भी गांव है। बोला है साहब। बोले यार वहाँ बच्चे उच्चे कोई बीमार हो जाते तो धनशी रावत जी बोले साहब इनके बच्चे होते हैं तो बोलो खूंटी के लटका दी जाती है औरतों के और सांस दबाती है, तब इनके बच्चे होते हैं, या ना फिर इनको रस्सी से बांध करके नीचे लाते हैं। बोले यार ये तो बड़ी नारकीय स्थिति इस जाति की। मैंने कहा देख लो साहब। फिर उसके बाद में शकुंतला जी को एक प्रोजेक्ट दिया था कि भाई ये भी प्रूव करना था गुर्जरों में बहुपति प्रथा होती है, बहुपति प्रथा होती है। शकुंतला जी ने थोड़ा बहुत कहलवा करके लेडीज से कर दिया। फिर बोलो यार ये तो बिजली कड़क रही है आरके साहब, और यहाँ पर हार्ट अटैक आ जाए तो किसको तब। मैंने कहा साहब वो तो मर ही जाते। बोले यार गाड़ी उठाओ चलो। रात के 8 बज गए और उस गाड़ी को लेकर के बहरोड मिडवे में गए और उस बहरोड मिडवे के अंदर जाकर के प्रोफेसर ने डिटोल से अपने मुंह हाथ धोया, नाक साफ किए। बोलो बकरियों की गंदगी घुस गई, उल्टी आ रही है। मैंने कहा साहब ये भी तो जाती है बेचारी। फिर उसने कहा ठीक है बड़ी दयनीय स्थिति है। फिर वहां पर प्रोफेसर ने कलम खोली और वहां लिखा कि मैं आज गुर्जर बस्तियों में गया और वहां का सर्वे किया और मैंने देखा कि स्वतंत्रता के 60 साल बाद भी गुर्जर बस्तियों में दरिद्रता, हीनता, गरीबी फैली हुई है, जो राज्य सरकार के लिए शर्म की बात है। ये 182 पेज नंबर की पेज खोलना चोपड़ा रिपोर्ट में, वो ये आपका आधार है आरक्षण का कि गुर्जर अभी भी आजादी के बाद में दरिद्र है, हीन है, गरीब है और अशिक्षित है। ये 182 पेज पर है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं होता तो कर्नल साहब आप लोग चाहे कितने ही लठ चला लेते, वो लाइन लिखी नहीं जाती। और उस लाइन को आधार बना करके आईडीएस ने फिर इसरानी कमेटी बैठी, उसमें प्रोफेसर साहब ने सबने एंडोर्स किया कि गुर्जर दरिद्र है, हीन है, गरीब है, और उसके आधार पर आज आपको 5% आरक्षण मिला। इस तरह से पढ़ा लिखा आदमी दुनिया को बदल देता है। मीणों को आरक्षण नहीं मिल रहा था, उसमें लिखा हुआ था मीणा भील,
कोमा थी बीच में, मीणा भील, लेकिन उनका कोई पढ़ा लिखा आदमी था। कहते हैं कि उस कोमा को हटा दिया गया तो मीणाओं को कोमा लगा दिए, तो मीणों को आरक्षण मिल गया। इसलिए मैं ये मान के चलता हूँ कि हमारा पढ़ा लिखा प्रबुद्ध वर्ग मेरे पीछे बैठा है, वो निश्चित रूप से जहाँ भी जाएगा वहाँ आपकी मदद करेगा, इमोशनल टच रहेगी। और हम जयपुर में बैठे हैं और कर्नल साहब अभी आने वाले हैं। हम ये चाहते हैं जी कैप वाले, जी कैप का मतलब है कर्मचारी अधिकारी कल्याण परिषद। कोई हो रहा है ना बोल। एक आवश्यक सूचना, मैं बीच में माफी चाहूंगा। हमारे आज के समारोह के मुख्य अतिथि आदरणीय कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला पधार चुके हैं। तो बहुत कम है, उस साइड के ज्यादा लोग हैं पीछे वालों में, क्योंकि आपका युवा भटका भटका सा लग रहा है। युवाओं से मेरा विशेष अनुरोध है कि पढ़ाई लिखाई करके अफसर बनो, आने वाला समय आपका होगा। और सब एक बार पुनः माफी, जोरदार ताली बजाएं। परम सम्माननीय, मान और सम्मान के योग्य इस बानसूर धरा की विधायक, राजस्थान की विधानसभा में शेरनी के रूप में जाने जाने वाले आदरणीय शकुंतला रावत जी मंच की तरफ बढ़ रही। जोरदार ताली। हमारे यहाँ बोर्ड के, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष आदरणीय पीएस वर्मा साहब, हमारे इस टीम के सारथी, हमारे मार्गदर्शक डॉक्टर आर के गुजर साहब आए हैं। जोरदार ताली। बोलो देव नारायण भगवान की जय। पुनः वकील साहब को बोलना तो बहुत अच्छा, क्योंकि हाई कोर्ट में रह गए हैं। शकुंतला जी पधार चुके, राजस्थान में काफी दबदबा है आपका। मैंने 2-3 मुद्दे मैडम आपके पास में रखे हैं कि हमको जयपुर शहर के अंदर छात्रावास, कर्नल साहब भी आ जाते हैं अभी, जयपुर शहर में बच्चों के लिए छात्रावास चाहिए। क्योंकि कर्नल साहब अपनी बात कहेंगे, व्याख्यान देंगे, तब एक बात जरूर कहेंगे, ध्यान रखें। और आईएएस बनकर के कलेक्टर करौली बने, और कलेक्टर बनकर के और मैं सामने से आता हुआ दिखाई दूं, और वो एकदम अपनी गाड़ी रोक करके गेट खोल करके मेरे को सलूट करे कि कर्नल साहब आई एम धापली गुर्जर कलेक्टर फ्रॉम करौली, तब बोली मेरी आत्मा शांत होंगी। तो मैंने कहा भाई कर्नल साहब ये तो बहुत इजी है, बच्चियां सभी बन जाएंगी, अपने पीछे भी बच्चियां बनी बैठी हैं, लेकिन इनको सुविधाएं दो आप। जब तक आप सुविधाएं नहीं दोगे, तो एक लड़की खड़ी थी, बैठी थी सामने, उसने कहा कि कर्नल साहब मैं आपका सपना साकार करूंगी। कर्नल साहब ने कहा ओके यू करोगी। तो हमने सर्वे करवाया, वो कमला गुजर थी और वो कर्नल साहब के मुंडिया गांव की बच्ची थी, 12वीं में पढ़ रही थी, 96% नंबर आए। तो दूसरी साल में मैंने, मेरा स्टूडेंट बैठे हैं पीछे कुलदीप महुआ जी के बेटे हैं, मैंने कहा भाई कुलदीप जी उस बच्ची का देख करके आओ क्या हुआ। तो कुलदीप जी ने सर्वे किया कि सर उसकी तो शादी कर दी और वो तो बेचारी ससुराल गई, 96% वाली बच्ची आपकी। मैंने कहा यार ये क्या हुआ। तो हम ये मान के चलते हैं कि जब तक शहर के अंदर और विशेष करके जयपुर और दिल्ली के अंदर बच्चियों के छात्रावास और ठहरने की व्यवस्था नहीं होगी, तब तक ये बच्चियां जो 96, 97, 98, 99% लेके आ रही हैं, ये पढ़ नहीं पाएंगी। ये इनकी 12वीं 13वीं में शादियां कर दी जाएंगी और ये घर गृहस्थी में और किसान और खेती में लग जाएंगी। जो मैं नहीं चाहता हूं कि गुर्जर समाज खेती और पशुपालन में फंसे। इसलिए मैडम आप अपना प्रभाव जमा करके जयपुर शहर में 2 छात्रावास, पन्नाधाय छात्रावास और पटेल 1-1000 बेड्स के दें, तो ये सारी बच्चियां वहां जाकर के आरएएस आईएएस अगले साल से बनना शुरू हो जाएंगी। ये आप खेत और खलिहानों में छात्रावास बनाने की कोई जरूरत नहीं। मैं गया गांवों के अंदर करौली साइड में या इधर उधर, तो गांव में देवनारायण योजना के तहत में नालों में छात्रावास बना रखे और वहां पर लोग लैट्रिन करने या कुत्ते बैठते हैं या बिल्ली बैठते हैं, कोई काम नहीं आते हैं। और जयपुर शहर में अगर ये बच्चियां जाएंगी तो इनकी बॉडी लैंग्वेज सुधरेगी, इनकी भाषा सुधरेगी, इनका नॉलेज सुधरेगा। तो हम जी कैप वाले सारे कर्मचारी लोग हैं, ये मिलकर के प्रयास कर रहे हैं कि जयपुर शहर में इस तरह का छात्रावास जल्दी बने, जिससे ये हमारी पीढ़ियां आगे से आगे, हम अगर सारे कर्मचारी अधिकारी लोग बैठे होंगे, अगर 2-3 साल लगे रहेंगे, तो हमारे पास में बहुत लंबी लिस्ट आईएएस आईपीएस आरएएस की होगी। ये इन बच्चों में उत्साह आ चुका है और
कहने की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है, ये 2-3 साल में आगे आ जाएंगे। लेकिन हमको अग्रज लोगों को, समाज के लोगों को और मेरे कर्मचारी जो सारे राजस्थान में फैले हुए हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि सब इस कार्य में लग करके और इस मुहिम को आगे बढ़ाओ, जिससे हम 5 साल बाद में ये कम से कम कह सके कि हमारे 100 IPS है, 1000 RES है, 40 हमारे RGS है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और वो समय आ गया है, क्योंकि समय बदलता है, समय किसी का नहीं होता है। गांव के अंदर जो गरीब आदमी आपने देखा होगा वो आज संपन्न हो गया है, और जो संपन्न थे वो गांव में गरीब हो गए हैं 30-40 साल। इसी तरह से समाजों की लड़ाई है। जो समाज आज बहुत आगे चल रहे हैं वो पीछे आएंगे, और आप जो पीछे बैठे हो वो आगे आएंगे। ये प्रकृति का नियम है। इन्हीं शब्दों के साथ में आपको सभी को साधुवाद और धन्यवाद। थैंक यू।